हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। है ना, जैसा कि हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो लेक्चर 19 में ख़त्म हुआ होगा या 20 में। 19 में ख़त्म हुआ था, 21 में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखे थे और 22 में आरसीएम का न्यूमेरिकल देखे थे। टुडे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक कह रहा है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हुआ बढ़ जाना, इंक्रीज, सिंपल समझ सकते हैं, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सिंपल भाषा में समझने के लिए ऐसा समझिए कि 100 ग्राम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उस वाटर में हम नमक डाल देते हैं इन सम अमाउंट, तो नमक और वाटर का सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यदि 100 है तो इट में भी कि ये 101 डिग्री होगा, 102 डिग्री होगा। तो ये टॉपिक यही कहता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा, दैट इज एलिवेट कर जाएगा, दैट इज इंक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको लिख दें हम कि व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सिंपल सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, देन boiling point of solution get increases or elevated, phenomenon called as elevation in boiling point। elevation in boiling point सिंपल समझ में आ गया होगा कि व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और कोई भी सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गेट्स इंक्रीजेस। अब इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्यों इंक्रीज कर जाएगा। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर जाएगा। तो पिछले दिन भी बताए थे कि यदि आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो होगा क्या, है ना। सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो होगा क्या, तो बोलेंगे कि सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना, सॉल्यूट के वजह से डिक्रीज कर जाएगा। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज करेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन देते हैं यहाँ पे हम, है ना, कि व्हेन
solute is added to the solvent, then intermolecular space get decreases। इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज करेगा तब क्या बढ़ जाएगा? तब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तब क्या होगा? तो मॉलिक्यूल को एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज, है ना। मॉलिक्यूल ऊपर उठना कम कर देगा, एस्केपिंग टेंडेंसी, ऊपर उठने की चाहत यानी वेपर बनने की चाहत घट जाएगी। वेपर बनने का चाहत क्यों? पार्टिकल अट्रैक्टेड है, तो वेपर यदि बनाएंगे तो वेपर बनने का वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म जो होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म गेट डिक्रीज, तो वेपर ही कम बनेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज कर जाएगा तो किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तभी आता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है। तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर गया घट, वेपर प्रेशर घट गया, तो अब वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर तो तभी आएगा ना जब उसके कंपैरिजन में, किसके? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस और एलिवेटेड। तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने से इंटरमॉलिकुलर स्पेस डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाता है, और उसके वजह से मॉलिक्यूल को ऊपर उठने की चाहत घट जाती है, यानी वेपर बनने की चाहत घट जाता है। तो वेपर मॉलिक्यूल डिक्रीज कर जाता है, और वेपर मॉलिक्यूल जब डिक्रीज कर जाएगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो वेपर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तभी आएगा बॉइलिंग पॉइंट। तब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए उतना ही वेपर बने जितना वेपर प्रेशर लगा दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस सॉल्वेंट का यदि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो इसमें भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 2 डिग्री टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाएंगे तब इसके वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर से मीट करेगा, तब ये बॉयल करेगा। क्लियर है? चूँकि बॉइलिंग पॉइंट पहले से भी डिफिनीशन पढ़े हैं, इट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वेयर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है? तो थ्योरेटिकली आपको समझाए कि व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज्ड। अब इसको हम ग्राफिकली भी समझाएंगे आपको, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ में ही उतारे होंगे। अब ग्राफिकली देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्राफ
देखिए आपके सामने ग्राफ बना रहे हैं हम वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। वेपर प्रेशर इधर है टेम्परेचर। अब जैसा पढ़ें कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना जी। ये तो घर पे भी देखे होंगे, चाय बनाइए या दूध गर्म करिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यदि दूध को या चाय को ढक्कन से ढकें, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो ढक्कन अपने आप उठना शुरू हो जाता है और दूध बाहर भी गिर जाता है। तो अंदर से जब प्रेशर पड़ा तभी तो ऐसा हुआ। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो हम आपके सामने दो ग्राफ बना रहे हैं, है ना। अब इसमें भी एक सवाल होता है कि ये दो ग्राफ जो बनाए, ये देखिए मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा और ये टेम्परेचर भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लो ए है और ये बी है, तो सवाल पूछा जाता है कि ए और बी कौन सा ग्राफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, और इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है, ज़्यादा है, और इस ग्राफ में वेपर प्रेशर कम है। तो अभी आप पढ़े थे थ्योरेटिकली कि वेपर प्रेशर जहाँ पे कम है वो सॉल्वेंट होगा और वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे कम है वो सॉल्यूशन होगा और जहाँ पे ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि उसमें वेपर का मॉलिक्यूल ज़्यादा बनता है किसी एक टेम्परेचर पे। तो दिस ग्राफ इज फॉर द सॉल्वेंट एंड दिस ग्राफ इज फॉर द सॉल्यूशन। अब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये इतना सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी बी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी ज़्यादा है उसमें से घटा देंगे तो डेल्टा टी बी को क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर है। टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वही अभी जो लिखे थे 102 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी 2 डिग्री एलिवेशन हो गया, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर है। और ग्राफिकली आप देख सकते 3 ग्राफ बनाते हैं इस बार, है ना। मान लिया कि देखिए ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, दूसरा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तीसरा ग्राफ भी ऐसे बना हुआ है। ये 3 ग्राफ है, ये तीनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया यहाँ पे। इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है ना। ग्राफ सब ओरिजिन की तरफ ही जाएगा, सब यहीं से उठा है। तो अब देखिए ये आ गया आपका एक का बॉइलिंग पॉइंट, ये आ गया दूसरे वाले ग्राफ का बॉइलिंग पॉइंट, ये आ गया आपका तीसरे वाले ग्राफ का बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट का हो जाएगा, मानना क्या ये सॉल्वेंट का ही होगा। ये मान लेते हैं सॉल्यूशन 1 का हो जाएगा और ये ग्राफ सॉल्यूशन 2 का, सॉल्यूशन 2 ठो ले लिए आप, सॉल्यूशन 2 का ग्राफ हो जाएगा क्या। तो आप यहाँ पर एक चीज़ को नोट करिए, देखिए क्या नोट करिएगा। एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं, ये
ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिखा हुआ ये सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर। अब यहाँ से आपको क्या दिखेगा कि जितना वेपर प्रेशर ये घटा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ा। वेपर प्रेशर और ज़्यादा घटा तो बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ा। यानी कि वेपर प्रेशर जितना घटेगा, है ना, पढ़े हैं पहले, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जितना लोअर्ड होगा वेपर प्रेशर उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये इसमें ज़्यादा लोअर्ड हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा बढ़ा, है ना। दैट इज TB0, TB1 और ये TB2 ले लेते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं। देखो सब बात क्लियर है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया ये सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ा और सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ा। यहाँ पर ये डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे भी डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा घट रहा है उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कह सकते हैं एक बात कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, दैट इज डेल्टा P बराबर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं कि सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है। यहाँ पे डेल्टा TB बराबर TB1 माइनस TB0 और सॉल्यूशन 2 के लिए डेल्टा TB पूछे तो TB2 माइनस TB0। क्लियर है। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफिकली हम लोग क्या देख लिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी कंक्लूजन से हम आगे बढ़ेंगे। इस कंक्लूजन से कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, और पिछले दिन डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 है ना। x2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट याद नहीं है तो याद कराते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। ऐसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते हैं तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, और उतने ही ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन हुआ? तो डेल्टा TB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। दो स्टेटमेंट हुआ कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम लोग देखें लोअरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
of solution is directly proportional to lowering in vapor pressure, और दूसरा स्टेटमेंट क्या देखें, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute। तो इस दोनों से कंक्लूजन क्या निकला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is directly proportional to the mole fraction of solute added to the solvent। है कि नहीं? तो बात वही है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड करिएगा सॉल्वेंट में, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ेगा। कहने का मतलब 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम नमक घोल करके बॉईल करिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा 100 ग्राम पानी में यदि 20 ग्राम नमक डाल के डिजॉल्व करिए। जितना ज़्यादा अमाउंट साल्ट का बढ़ाते जाइएगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो हम लोग अब चलेंगे डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 से। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, तो डेल्टा टी बी बराबर k इंटू x2 वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि राउल्स लॉ ज़्यादातर फॉलो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर पढ़ाए हुए हैं मॉलिकुलर मास इंटू kg इंटू मोललिटी। नाउ यू कैन राइट डेल्टा टी बी बराबर k इंटू मॉलिकुलर मास इन kg इंटू मोललिटी। सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास कांस्टेंट होगा k इंटू मॉलिकुलर मास इन kg इज ए न्यू कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज kb। तो अब लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर kb इंटू मोललिटी, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेयर kb इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and called as elevation in molal elevation constant। और एक नया नाम है इसका एविलोस्कोपिक कांस्टेंट।
है ना, Kb को हम लोग एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। पूरा फार्मूला लिख दें, डेल्टा Tb बराबर Kb तो हो ही जाएगा, मोलरिटी का फार्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, या फिर सॉल्वेंट का वेट Kg में नहीं रखेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। जहाँ पे स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बिग W वेट ऑफ सॉल्वेंट, Kb लिख ही दिए हैं, डेल्टा Tb पता ही है आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है वो देख लेंगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट Kb। तो आप देख ही सकते हैं कि डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू मोलरिटी हुआ, तो Kb बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Tb बाई मोलरिटी। इफ मोलरिटी बराबर 1 मोल पर Kg, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोलल, तो Kb बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Tb। कब, यदि मोलरिटी 1 मोल पर Kg होगा। तो नाउ यू कैन डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एज है ना। कैसे डिफाइन करिएगा, देखिए आप खुद ही निकाल सकते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, मोलर 1 ले लिया, 1 मोल पर Kg ले लिया, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का 1 मोल पर Kg ले लिया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आणि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of solution of 1 molar solution called as molar elevation constant। सिंपल। और कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोल पर Kg कॉल्ड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर। नाउ द यूनिट ऑफ Kb क्या होगा, यूनिट ऑफ Kb, तो सिंपल देखिए, ये आपका केल्विन यूनिट में, ये मोल पर Kg, क्या, तो Kg चल जाएगा ऊपर, तो यूनिट बनेगा केल्विन Kg पर मोल, केल्विन Kg पर मोल।
क्लियर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज केल्विन, मोलैलिटी मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट देख लिए। थर्मोडायनामिक relation of molar elevation constant, that is Kb। तो Kb is equal to RTB naught square by 1000 into LB, या Kb is equal to MRTB naught square by 1000 into delta HB, है ना। चूँकि LB latent heat of vaporization, enthalpy of vaporization by molecular mass, 1000 का फैक्टर लगा हुआ है। चूँकि हम लोग सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास केजी में लिए हुए हैं, जहाँ पे R आपका वही गैस कांस्टेंट 11th वाला 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, LV latent heat of vaporization, और HV एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, और M तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ही है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चूँकि Kb जो होता है ये सॉल्वेंट का है। यहाँ पर हम लिख दें कुछ बात, Kb इज स्पेसिफिक इन नेचर, मीन टू से दैट इज डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ Kb, है ना। अलग अलग सॉल्वेंट का Kb का वैल्यू अलग अलग होगा, इसलिए आपको Kb याद रखने की ज़रूरत नहीं। Kb निकल सकता है सॉल्वेंट का, यदि आपको लेटेंट हीट पता है सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का पता है। एक रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है Kb और Tb में कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB नॉट का स्क्वायर। इसको मिनिमम बात नहीं समझिएगा, यह IIT लेवल का बात है ना। 2-3 सॉल्वेंट देगा और पूछेगा किसका Kb ज़्यादा होगा, Kb ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा, तो आप देख सकते हैं जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसी का Kb का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। यानी सॉल्वेंट हैविंग higher boiling point also has higher value of euloscopic constant। जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन, उसका इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नाउ हम लोग कंपैरिजन कर लें, कंपैरिजन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्यूशन। अब देखिए डेल्टा टी बी बराबर आया के बी इंटू मोललिटी। दो सॉल्यूशन लेना है तो डेल्टा टी बी वन एक सॉल्यूशन का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मोललिटी वन के बी भी वन ले लेते हैं, और डेल्टा टी बी टू बराबर के बी टू इंटू मोललिटी टू। तो अब क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा टी बी वन बाई डेल्टा टी बी टू बराबर के बी वन इंटू मोललिटी वन बाई के बी टू इंटू मोललिटी टू। क्लियर? फॉर द सेम सॉल्वेंट, दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट सेम है तो के बी वन बराबर के बी टू हो जाए, यानी कि डेल्टा टी बी वन बाई डेल्टा टी बी टू बराबर मोललिटी वन बाई मोललिटी टू। लेकिन कब? जब सॉल्वेंट सेम होगा। के बी वन के बी टू से कट जाएगा बाबू। नाउ डेल्टा टी बी वन बाई डेल्टा टी बी टू इज इक्वल टू वेट वन बाई मॉलिकुलर वेट वन इंटू बिग डब्ल्यू वन बाई वेट टू इंटू मॉलिकुलर वेट टू इंटू बिग डब्ल्यू टू। तो डेल्टा टी बी वन बाई डेल्टा टी बी टू, थाउजेंड नहीं लिखे इसलिए कि वो कट ही जाएगा, केजी में देगा तो सही, ग्राम में देगा तो सही। तो डब्ल्यू वन बाई एम वन इंटू बिग डब्ल्यू वन स्मॉल डब्ल्यू टू, देखिए स्मॉल डब्ल्यू लिख रहे हैं, नहीं तो सब बात बराबर कर दीजिएगा, एम टू बाई बिग डब्ल्यू टू। क्लियर हुआ? इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं दो सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यदि सॉल्यूट सेम रह गया, ये सब सवाल में लिखेगा नहीं कि अपने से आपको समझना होगा। तो सेम सॉल्यूट होगा तो मॉलिकुलर मास थोड़े ना बदलेगा, तो मॉलिकुलर मास m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो ये भी साफ। तो डेल्टा टी बी वन बाई डेल्टा टी बी टू बराबर स्मॉल डब्ल्यू वन बाई बिग डब्ल्यू वन स्मॉल डब्ल्यू टू बाई बिग डब्ल्यू टू, है ना। सॉल्वेंट सेम होगा तब क्या करेंगे, सॉल्यूट सेम लिखेगा तब क्या करेंगे, सेम सॉल्यूट लिखेगा तो मॉलिकुलर मास सेम हो जाएगा, और सेम सॉल्वेंट लिखेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। क्लियर है? इसके थ्रू ढेर सारा न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, है ना, इन द सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग, ये एक्चुअली में लैब में बहुत सारा मेथड होता है उससे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास ये फार्मूला है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललिटी, और मोललिटी में सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास तो मिल ही जाएगा ना आपको, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। देखिए मॉलिकुलर मास यहाँ मिल गया,
तो मॉलिकुलर मास बराबर क्या लिखेंगे, है ना, दैट इज Kb इंटू वेट इंटू 1000 बाई डेल्टा TB इंटू बिग W। छोटा W बड़ा W कंफ्यूजन नहीं करिएगा, छोटा W वेट ऑफ सॉल्यूट है, बड़ा W वेट ऑफ सॉल्वेंट है, बार बार लिख दिए, है ना। Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, जो सवाल में दिया रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। और डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने दे देता है ना। छोटा m मॉलिकुलर वेट निकल जाएगा सॉल्यूट का, आपका मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कभी कभी हम क्या बताएं कि सॉल्यूशन का क्या दे देता है, बॉइलिंग पॉइंट निकालने देता है। तो ग्राफ में ही बताए थे कि TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है तो पता ही रहता है 100, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही है। तो डेल्टा TB से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में दिक्कत अपना लिखिएगा। तो ठीक है बच्चा, इस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, और फिर दोनों का न्यूमेरिकल साइमल्टेनियसली देखेंगे, या फिर इस पर बनने वाला न्यूमेरिकल हम NCERT से लिख देते हैं। ज़्यादा तो है नहीं, कम ही है, फिर भी यदि बुक अवेलेबल होगा तो बनाइएगा। NCERT एग्जाम्पल 2.7 2.8 in text 2.10 एक्सरसाइज में इसका कोई सवाल ही नहीं, सब फ्रीजिंग पॉइंट पे है। यही है, एक्सरसाइज में सवाल नहीं है, फिर आसियम देखें। ठीक है, फिर थैंक यू।